हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेपर प्रेशर से रिलेटेड बात करी थी। राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, फिर डाल्टन्स लॉ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दिख रहा होगा तुम लोगों को बोर्ड पे। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है। इसके लिए इमेजिन करो कि हमारे पास जो कल हमने सॉल्यूशन लिया था वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन था। आज जो हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं एक क्लोज्ड वेसल है। क्लोज्ड वेसल पे ही करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब तुम इसको गर्म करोगे तो जो भी कंटेनर के अंदर माल पानी वो सारा उड़ जाएगा, तो कंटेनर क्लोज ही रखना है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है। उस क्लोज कंटेनर में हमने जो जो सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट इज वॉलेटाइल, मतलब अल्कोहल लिया है। ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो गया। और जो सॉल्यूट लिया है हमने, वो हमने लिया है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो नहीं उड़ सकता, तुम उसको हीट कर लो वो उड़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्ट ले लिया। जब इस कंटेनर के अंदर सिर्फ अल्कोहल ही अल्कोहल पड़ी हुई थी, उसका जो प्योर वेपर प्रेशर है उसको हम लोग P0 A से डिनोट कर लेते हैं। ऐसी मान लिया मैंने। और अब जब वो अल्कोहल को मैंने सॉल्ट के साथ मिक्स करा तो अल्कोहल के पार्शियल वेपर प्रेशर पे फ़र्क तो आया ही होगा। कल मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था। वो मान लेते हैं कितना है, PA। और यहाँ पर अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन है वो है XA। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वॉलेटाइल कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही तो था। ठीक है, और हेनरी लॉ क्या था हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ से चलो इसको रब कर दूं तो यहाँ से मेरे पास राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन आई, P इज इक्वल टू P0 X। ठीक है, और यहीं से हमारे पास ये तो राउल्ट्स लॉ हो गया। ठीक है, राउल्ट्स लॉ हो गया। और हेनरी लॉ की क्या एक्सप्रेशन था हेनरी लॉ का, P इक्वल टू KHX। ऊपर वाला राउल्ट्स लॉ है, नीचे वाला हेनरीज लॉ है। मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले से समझो, P इधर भी है इधर भी है, X इधर भी है इधर भी। मैंने जानबूझ के कैपिटल नहीं लिखा, वैसे मोल फ्रैक्शन को कैपिटल से डिनोट करते हैं, ये इजी पड़ गया। वरना क्रॉस में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो जाती हूँ फिर। ठीक है, तो P कॉमन है, P कॉमन है, X कॉमन है, X कॉमन है, सिर्फ किसका डिफरेंस है ये। तो हम लोग बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब जो राउल्ट्स लॉ है वो तो हेनरी लॉ के जैसा ही दिख रहा है, बस फर्क ये है कि हेनरीज लॉ में हम लोग KH लिख देते हैं और राउल्ट्स लॉ में हम लोग P0 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने मैथ्स में बड़ी मुश्किल मैथ्स लगाएंगे कि अगर LHS सेम है तो RHS को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, P0 X इज इक्वल टू KHX। अगर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसका क्योंकि LHS सेम है तो RHS को कंपेयर कर दो। X से X कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या आया, P0 इज इक्वल टू KH। तो अरे हेनरीज कांस्टेंट और राउल्ट लॉ वाला जो P0 एज ए कांस्टेंट ही बिहेव कर रहा है वो, ये दोनों तो बिल्कुल सही है, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ बिल्कुल हेनरी लॉ के जैसा है, बस फर्क इतना है कि हेनरी लॉ में हेनरी का कांस्टेंट यूज करते हैं और राउल्ट्स लॉ में राउल्ट का कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज P0। ठीक है, और ये कौन सी कंडीशन पे पॉसिबल हो सकता है, जब हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो तो वॉलेटाइल हो गया और उसमें सॉल्यूट हम लोग कुछ सॉलिड वगैरह डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब क्या करना, जब तुम इतना पढ़ लोगे ना, इसके बाद वीडियो को रोक देना, 5-10 मिनट इधर उधर मस्ती करना, फिर आगे का टॉपिक पढ़ना, क्योंकि आगे का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, फिर मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। 2000 years later. जो आई एम बैक। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे क्लास 11th में पढ़ा था आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस। जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है दैट इज आइडियल गैस, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, मतलब जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करती, दैट इज अ नॉन आइडियल गैस। उसी तरह से जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा हर बारी वो हो जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं फॉलो करने का वो हो जाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं इसको ऐसे भी सिंपल बता सकती थी, बट यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन के।
जब हम लोग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो तुम आगे का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। और टाइम लग रहा है तो लगने दो, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक कंटेनर है, जैसे जैसे मैं समझाऊंगी ना अपनी कॉपी में लिखते रहना, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसमें मैक्सिमम बच्चे थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाते हैं कि अरे ये क्या चल रहा है, तो बहुत आराम आराम से देखना। तो मेरे पास एक कंटेनर है और ये मेरे पास दूसरा कंटेनर है। ठीक, पहले वाले कंटेनर के अंदर प्लस नहीं लगा रही हूँ मैं, पहले वाले कंटेनर के अंदर मैंने ए कंपोनेंट डाला, कुछ भी हो सकता है, मैं ना किसी को सॉल्यूट मान रही हूँ ना मैं किसी को सॉल्वेंट मान रही हूँ, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अपने कुछ भी हम लोग अपनी तरफ से इमेजिनेशन नहीं रख रहे। तो इस कंटेनर के अंदर जो कंपोनेंट है उसका नाम है ए। ठीक है, जैसे वाटर, दिख भी रहा है ये, हाँ ठीक है। दूसरे कंटेनर के अंदर जो कंपोनेंट है दैट इज बी, और मान लेते हैं कि वो बी कंपोनेंट हमारा है डिटर्जेंट। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई पूछे डिटर्जेंट पाउडर है, हाँ थोड़ा पास पास बना देते हैं, ये डिटर्जेंट पाउडर है। अच्छा, जो राउल्ट्स लॉ होता है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो राउल्ट्स लॉ होता है वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करो तो भी उसमें राउल्ट्स लॉ होगा, जो हमने कल पढ़ा था। अगर आप एक लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हो उसके लिए भी राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, मतलब होगा, एग्जिस्ट करेगा, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, कि P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो उसमें जो सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, सॉल्यूट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है, दूसरे कंटेनर में डिटर्जेंट है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंटेनर के अंदर जो वाटर है वो भाग क्यों नहीं रहा है, वाटर के पार्टिकल्स क्यों नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि ये वाटर का पार्टिकल और ये वाटर का पार्टिकल, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है, वो बहुत 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 स्ट्रांग है। ठीक है, तो उसका मतलब ए इंटरेक्शन इज स्ट्रांग। ए इंटरेक्शन का मतलब ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं दैट इज ए इंटरेक्शन। ठीक, दूसरे बीकर में क्या है, बी 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 बी, बस बी 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 की वाइंस मत सोचना, खैर इसको कट कर देंगे इस वाले पॉइंट को। हाँ, तो दूसरे वाले कंटेनर में हमारे पास क्या है, बी मॉलिक्यूल है, बी कंपोनेंट है। अब हुआ क्या, जब इसके अंदर बी कंपोनेंट है तो ये जो डिटर्जेंट है ये इस कंटेनर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, बाहर क्यों नहीं ऊज आउट हो रहा है, क्योंकि बी और बी के बीच में भी बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बी बी इंटरेक्शन। समझ में आ गया, ये ए इंटरेक्शन, ये भी बी बी इंटरेक्शन। इसको स्ट्रॉन्ग वीक नहीं लिख लो, बस इनके बीच में फोर्सेस हैं, इनके बीच में फोर्सेस हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो अब मेरे पास इस कंटेनर के अंदर ए भी पड़ा हुआ है और बी भी पड़ा हुआ है, ए भी है और बी भी है। ठीक है, अब इसमें केमिस्ट्री लगेगी। क्या केमिस्ट्री लगेगी, ए और बी को मैं एक दूसरे में मिक्स कर रही हूँ, मुझे सॉल्यूशन बनाना है। तो होगा क्या, ए इंटरेक्शन अगर वीक हुआ तो वो टूट जाएगा, मतलब ए और ए के बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगी, इसको ऐसे मान लो, चलो ये टूट गई। सिमिलरली बी और बी के बीच की भी जो इंटरेक्शन है वो टूट गई, एंड फाइनली ए और बी की इंटरेक्शन आपस में क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तुम इसको अपने कुछ भी एग्जाम्पल बना करके सोच सकते हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके, मन में सोच लेना। मैं अभी वीडियो पे वो बताना सही नहीं है, नॉर्मल क्लास होती है तो शायद मैं तुम्हें कुछ और तरीके से समझाती, बट अभी इट्स नॉट गुड। तो खैर, तो अगर मैं इसमें देखूं तो ए इंटरेक्शन टूट गया, बी इंटरेक्शन टूट गया, और ए अकेला है, यहाँ पर बी अकेला है, इन दोनों ने आपस में इंटरेक्ट कर दिया तो ए बी इंटरेक्शन बन गया। अगर ये ए और बी के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है तब तो ए और बी मिलकर के बहुत अच्छा सॉल्यूशन तैयार कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्युबल हो सकता है, ए और बी एक दूसरे पे डिसॉल्व हो सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रैरी, अगर ऐसा हुआ कि ए और ए के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इनको ए और बी को साथ में आना ही नहीं है, तो ए और बी के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी, और एज अ रिजल्ट जो सॉल्यूट है वो नीचे ही रह जाएगा और जो सॉल्वेंट है वो ऊपर तैरता रहेगा, जैसे ऑयल इन वाटर।
ठीक, तो ऐसे केस में दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे अगर इनके बीच में बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक, अब अगर ए और ए का इंटरेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया, बी और बी का इंटरेक्शन भी थोड़ा सा वीक हो गया और ए और बी ने आपस में इंटरेक्शन कर दिया, फिर ए और बी को पता चला कि अरे हम दोनों के बीच की बॉन्डिंग तो बड़ी पुअर है, इससे बढ़िया तो ए के साथ ही रह लेता, इससे बढ़िया तो बी के साथ ही रह लेता। तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन बनता है वीक सॉल्यूशन बनता है। मतलब तुम इसको गर्म वगैरह करोगे ना, डिस्टिलेशन करोगे, अगर लिक्विड लिक्विड वाला केस है, अगर तुम इसको कैसे भी सेपरेट करना चाहो बहुत ईजीली हो जाता है, गर्म करो सब अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ए इंटरैक्शन इज द इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कॉम्पोनेंट, BB interaction is the interaction or the forces of attraction between the molecules of B component. AB interaction is the force of attraction between both the component. अगर AA interaction BB interaction बहुत बहुत strong है तो फिर AB इंटरैक्शन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। A और B आपस में इंटरैक्ट ही नहीं करने के, जिसकी वजह से इनके बीच में बहुत अच्छा सॉल्यूशन तैयार नहीं होगा। अगर इनके बीच में सॉल्यूशन तैयार हो भी गया तो उसके उड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर AA इंटरैक्शन वीक है, BB इंटरैक्शन भी वीक है और AB इंटरैक्शन स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब A और B बहुत अच्छा सॉल्यूशन तैयार करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो एक और चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है? अब इंटरैक्शन के टर्म्स में हम लोग टाइप ऑफ कंपोनेंट को डिसाइड करेंगे, ठीक है? मान लेते हैं एक कंटेनर के अंदर, अब थोड़ा दिमाग लगाना, हाँ, ज़्यादा जितना भी बचा है तुम्हारे अंदर लगाओ दिमाग। अब हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ए ए ए ए ए ए ये सारे के सारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है? कंपोनेंट ए है। अगर इनके बीच में इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि या तो ये सॉलिड होगा या तो ये बहुत ही खतरनाक लिक्विड होगा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बढ़िया लिक्विड होगा, ठीक है? अगर ए इंटरैक्शन थोड़ी वीक है, थोड़े से वीक है, हाँ, ज़्यादा वीक नहीं, थोड़े से वीक है, इसका मतलब ये जो लिक्विड है लिक्विड ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इस लिक्विड के उड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ए इंटरैक्शन काफ़ी वीक है तो ये तो बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएगा, और अगर बहुत ही जल्दी बॉयल होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, जल्दी बॉयल हो जा रहा है, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। और अगर ए इंटरैक्शन खतरनाक तरीके से वीक है, इसका मतलब ये तो गैस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट के आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके बीच में इंटरैक्शन से पता चलता है कि वेपर प्रेशर कितना होगा। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन वीक होगा उतना ज़्यादा उनका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है? समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? कोई परेशानी इसमें? चलो खैर, अब ध्यान से समझो। अब ए इंटरैक्शन, बी इंटरैक्शन और ए बी इंटरैक्शन तुम्हें क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। तुम्हारे पास था पानी, पानी के बीच में इंटरैक्शन है। तुम्हारे पास था डिटर्जेंट, ये तुम्हारे पास पानी था, ये तुम्हारे पास डिटर्जेंट था, तुमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तुमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है? जब तुमने इन दोनों को मिक्स करा और घुमाया तो तुमने नोटिस करा होगा कि जो ओवरऑल सॉल्यूशन है ना, वो पानी के कंपैरिजन में हल्का सा वार्म हो गया होगा, निवता हो गया होगा, वार्म हो गया होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब ए ने बी के साथ इंटरैक्शन करा तो इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर दिया। क्लास 11th चैप्टर 4 हमने पढ़ा था, जब भी कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाता है किसी और के साथ, तो अगर वो बॉन्ड बहुत जल्दी से बन गया तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो उसी तरीके से ए और बी ने बहुत ही बढ़िया इंटरैक्शन करा आपस में और कंटेनर गर्म हो गया क्योंकि इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर दिया, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई? अब अगर ए और बी को मिला करके कंटेनर ठंडा हो जाता तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने आपस में इंटरैक्शन करने के लिए आसपास की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया। ये मैं तुम्हें पहले दूसरे लेक्चर में बता चुकी हूँ, अभी जो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक? तो ये तो थोड़ी इंटरैक्शन की बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ
सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसको मैं रटने का भी तरीका बता दूंगी और इसको समझने का तरीका भी बता दूंगी। पहले समझते हैं, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में रटने वाला ऑप्शन बताएंगे कि कैसे करना है। अब सुनो, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि ओबे करता है राउल्ट लॉ को एट एवरी कंडीशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि हर कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो हमारे पास दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए था और कंपोनेंट बी था। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स करा तो हमने उनके पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करा। तो मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर को जब ए वाले का जब हमने पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करा तो 10 यूनिट्स आया और बी वाले का जो पार्शियल प्रेशर है वो 30 यूनिट्स आया। तो ये हो गई हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। फॉर्मूला लगा करके हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। फिर हमने मशीन से जिससे प्रेशर नापते हैं उस मशीन से चेक करा कि ये सही आ रही है या नहीं आ रही है, तो भी 10 और 30 आ रही थी। तो भैया ये राउल्ट लॉ फॉलो कर रहा है। तो राउल्ट लॉ फॉलो करने वाले सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें हर एक टेम्परेचर पर, हर एक प्रेशर पर द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज़, जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। जिस तरह से एक आइडियल बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता उसी तरह से एक आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, अब सुनो, अभी बच्चों के मन में कुछ और बात आई होगी। जैसे ही मैंने बोला होगा ना आइडियल बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता उनके मन में कुछ और बात आई होगी, बट बैक टू द टॉपिक। अच्छा, अब आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है? जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है एट एवरी टेम्परेचर, एट एवरी प्रेशर, एट एवरी कंडीशन, और कैलकुलेटेड वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक और चीज़ आइडियल सॉल्यूशन में देखी जाती है कि डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? जिनको ये नहीं समझ में आना ना मैंने क्या क्या बोला, वो इन पॉइंट्स को रट लेना, क्योंकि आइडियल और नॉन आइडियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें ए और बी कंपोनेंट को जब मिक्स करते हैं तो ना कंटेनर ठंडा होना चाहिए ना कंटेनर गर्म होना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में तुमने पानी को डाला, अभी जो टेम्परेचर है वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तुमने उसमें चीनी मिला दी, तुमने उसको घोला घोला घोला, बहुत घोला। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम चम्मच से उसको घोलोगे तो कोलिजन होगा, फ्रिक्शन होगा और उससे हीट प्रोड्यूस होगी, फिजिक्स में हमने पढ़ा है। बट ये कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जब तुम उस पानी में चीनी को मिलाओगे, अच्छी तरह से घोल भी दोगे, तभी भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो ये कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जब हम लोग दोनों कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना हीट रिलीज होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास, कोई ऐसी ताकत है हमारे पास जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों कंपोनेंट को ए और बी को मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से घुमाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, फिर भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है, तो वो सॉल्यूशन आइडियल होगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? तुम आज एक काम करना, डांट भी खाओगे उसके लिए, बट कर लेना। एक गिलास पानी लेना और उसको पूरा ब्रिम तक भर देना, पूरा ब्रिम तक, पूरा ऊपर तक भर देना, और उसमें ना तुम चीनी डालना। जब तुम उसमें चीनी डालोगे ना तो पानी थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाएगा। ये कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जब तुम ए और बी को मिक्स करोगे ना तो पानी बाहर नहीं जाएगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग तुमने पानी यहाँ तक भर दिया और तुम चीनी डाल रहे हो ना तभी भी पानी इतना ही रहेगा, तो वो आइडियल हो गया। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुल मिलाकर के आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि हर पॉइंट ऑफ टाइम में राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। पी ए और पी बी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो दोनों की दोनों इक्वल आती है।
डेल्टा एच मिक्स 0 होगा, इसका मतलब जब ए और बी को मिक्स करते हैं तो कोई भी हीट का चेंज नहीं आना चाहिए, कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आना चाहिए और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये सब कुछ फॉल्स है, ऐसा आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। 95% आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 95% तक आइडियल हो सकता है, 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? जो राउल लॉ को ओबे ना करे, जिसमें पी ए और पी नॉट पी ए और पी बी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू अलग हो और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग हो। मतलब जब पेपर पे कैलकुलेट करके देखा तो आंसर कुछ और आया और जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखा तो आंसर कुछ और आया, तो वो होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच मिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जब आप ए और बी को मिक्स करोगे तो या तो वो ठंडा हो जाएगा या तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो वो होता ही होता है। और डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ए और बी को मिक्स करते हो तो वॉल्यूम में थोड़ा सा बदलाव आएगा ही आएगा। तो ये आपके हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ना आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। ज़्यादातर जो सॉल्यूशन होते हैं, मतलब 99.9 सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि नॉन आइडियल होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि आइडियल हो, पर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आइडियल जैसे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एंड टॉलिन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, मिथेनॉल और इथेनॉल। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नियरली आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल दे दो, तो बोल देना इथेनॉल और मिथेनॉल। क्यों? दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके बीच में इंटरैक्शन नियरली सब कुछ सेम ही रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा ये आइडियलनेस दिखाई देता है। ठीक है, आज यहाँ तक ध्यान से पढ़ना, कल मैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन तुम्हें सिखाऊंगी क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।